Hello, good morning, my dear students. Today we will start the second chapter of our civics. Name of this chapter is Representation of Democracy. See, what is democracy? Democracy can be simply defined as a form of government created by the people. मतलब डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट बनाने का एक तरीका है जो कि लोगों के द्वारा बनता है. मतलब इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल वेयर द एक्चुअल पावर ऑफ गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री. मतलब ये जो गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें सरकार जो है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है. लोग अपने लिए सरकार का सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं बाय through their voting. Okay, let us know something more about the democracy. Democracy is the king of government which is formed by the people. Today democracy plays a major role in the welfare of state, but in democratic state people do not govern directly, as they indirectly govern the country through their chosen representative by a method of election, and these elections are conducted by an independent agencies. See, सरकार तो बनाते हैं लोग ही चुनकर, लेकिन लोग डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनते हैं. लोग सबसे पहले अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बिहाफ में जाकर सरकार का सिलेक्शन करते हैं, सरकार को चुनते हैं. और ये जो प्रोसेस है ये इस पूरे प्रोसेस को इलेक्शन के थ्रू किया जाता है. और ये जो इलेक्शन होता है ये कौन कंडक्ट कराता है? ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कंडक्ट कराती है. देखिए जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि इलेक्शन कंडक्ट कराती है. ये एक सेकंड फिगर जो है इसमें आप देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, एंड द थर्ड फिगर जो है उसमें देखिए ये एक लीडर हमने सेलेक्ट कर लिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी विच कंडक्ट्स फेयर इलेक्शन इन इंडिया इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. जो इलेक्शन होता है हमारे देश में उसको एक कमीशन, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक कमीशन है जो कि पूरे इलेक्शन को कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है. उसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं. द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन हु वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड जिला परिषद. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं? लोकसभा के इलेक्शंस कराते हैं, स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन कराते हैं, इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या जिला परिषद के भी जो भी इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं. ये देखिए ये जो हमारे तिरंगे के शेप में ये बॉक्स में कलर दिया हुआ और बैलेट बटन्स दिए हुए हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो है. और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट विच इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजीज, एंड दिस राइट टू फ्रेंचाइजी गिवन टू ईच सिटीजन ऑफ द कंट्री इफ़ ही हैज़ अटेंडेड अ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज. जो डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पर वोट के द्वारा लोगों को चुना जाता है, जो ये वोट देने का जो अधिकार है इसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं. और ये फ्रेंचाइजी जो है देश के हर सिटीज़न को प्राप्त होती है जो कि मिनिमम एज को पूरा कर चुका होता है. मतलब हमें वोट देने के लिए एक मिनिमम एज को पार करना होता है. उस एज के बाद हम वोट देने के लिए रेडी होते हैं, तब हम वोट दे सकते हैं. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एडल्ट फ्रेंचाइजी. ये पूरा सिस्टम जो होता है वोट देने का जो अधिकार है उसे अडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है.
This is a universal kind of right which is given to each citizen without any discrimination of caste, gender, religion and educational qualification. ये एक universal kind of right है, पूरे यूनिवर्स देश के हर एक सिटीजन को ये अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के हो। मतलब दुनिया नहीं, हमारे इंडिया का हर एक बंदा, हर एक इंसान, चाहे वो एक लेबर हो या एक किसी कंपनी का सीईओ हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। All Indian citizens who have attained the age of 18 has the right to vote except declared criminals, person of unsound mind and bankrupts. इंडिया के सारे सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार है जिसने 18 साल की एज को पार कर लिया हो। आप 18 साल के हो गए मतलब आप वोट दे सकते हैं। कुछ केसेस में कुछ लोगों को एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अगर आपके ऊपर किसी तरीके की क्राइम का आरोप लगा हुआ है, आप क्रिमिनल हैं तो आप वोट नहीं दे सकते, आप जेल के अंदर हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो इंसान थोड़ा से मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मेंटली अनएबल है वोट देने के लिए, वो वोट नहीं दे सकता है, या जो बैंकरप्ट हो। Another important aspect of universal adult franchise is that one person can cast only one vote. इसके साथ साथ वोट देने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक इंसान सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल इलेक्शन। In a representative democracy, people elect their representative with the process of election. Representative democracy में लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू। सो इलेक्शन आर वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। In India, the election of Lok Sabha and state legislative assemblies are held a flex 5 years. इंडिया में लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का जो इलेक्शन होते हैं वो 5 सालों के लिए होते हैं। दीज इलेक्शंस आर नोन एज जनरल इलेक्शंस। ऐसे इलेक्शंस को जनरल इलेक्शन कहा जाता है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेट बैलेट। In a democratic country, citizens should have the right to vote to choose their representatives without any interference on their freedom to elect. This is the important ingredient of a democracy, that a person can cast his vote to elect his leader secretly. देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंसान एक ही वोट दे सकता है, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के लिए। और हम जो जनरल सिटीजन्स हैं हम फ्री हैं, मतलब हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है कि हम किसका चुनाव करें, हम किसको हम चुने अपने नेता के रूप में, लीडर के रूप में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें। तो उस टाइम पे अगर हमें सबकी बात को सुनना होता है, लेकिन डिसीजन हमें अपने हिसाब से लेना पड़ता है। डिसीजन हमें अपनी क्या सही क्या गलत है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी हमारे लिए काम करेगी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने हमें खुद की मैच्योरिटी के थ्रू वोट देना चाहिए। और ये जैसे कि जिस टाइम पे इलेक्शंस होते हैं, जब उस टाइम पे अगर जैसे कि 2 अलग अलग पार्टीज़ हैं और दोनों जो पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है,
तो दोनों ने हमें कहा वोट दीजिएगा वोट दीजिएगा। अगर फर्स्ट पार्टी को मैंने वोट दे दिया और सेकंड को नहीं दिया तो हो सकता है कि सेकंड पार्टी वाले लोग नाराज़ हो जाएं या हमारे ऊपर कोई अटैक करवा दे या कुछ मतलब कुछ गलत भी हमारे साथ कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस तरीके की बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट में हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम गवर्नमेंट ने वोटिंग को सीक्रेटली किया है कि वोटिंग जो है वो सीक्रेटली की जाएगी। आप किसे वोट दे रहे हैं इस बात का खुलासा किसी से नहीं किया जाता और कोई ये नहीं जान सकता कि आपने किसके वोट दिया। ऑन एवरी पोलिंग वोटिंग is done in a manner in which people give their vote secretly in an enclosed space. In India, every citizen has a right to cast a single vote only, and he is not required to tell anybody whom he has given his vote, as he has the right to keep it as secret. इंडिया में हर एक पोलिंग जो होती है, वोटिंग जो होती है, वो सीक्रेट मैनर पर सीक्रेटली किया जाता है। यहाँ हर एक सिटीज़न जो है अपना वोट किसे दे रहा है इस चीज़ को इनक्लोज़ करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। इस चीज़ को बताने का प्रेशर किसी के ऊपर भी नहीं होता है। ये एक सीक्रेट बैलेट में आपके जो वोटिंग का कार्ड होता है वो एक सीक्रेट बैलेट में स्टोर कर दिया जाता है। इससे किसी को भी ये पता नहीं चल पाता है कि वोट आपने किसे दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोलिंग स्टेशन। When a person goes to cast his vote, he has to show his identity card, etc. Then there is an electronic voting machine which contains the symbols of all concerned candidates. The person chooses or selects the candidate of his choice and press the button against the symbol he has selected. After a beep, the voting is considered complete. As today the electronic voting machine are being used, that is how the elections are to be held without any kind of prejudice. See, आप फिगर में देख रहे हैं ये वोटिंग मशीन है, ठीक है। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो वोट कैसे दिया जाता है? जब आप वोट देने के लिए जाते हैं सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो दिखाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगी रहती है। वहाँ आप जब जाएंगे और आप जब देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स के नाम, उनके सिंबल और उसके बगल में एक बटन लगा हुआ होता है। आप जैसे ही जाते हैं अपना आई कार्ड दिखाया आपने तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने आपके नेल्स पर हाथों में एक ब्लू इंक लगा देते हैं। वो ब्लू इंक बहुत इजीली रिमूव नहीं होता है। वो ब्लू इंक प्रूफ होता है इस चीज़ का कि आपने वोट दे दिया है, ठीक है। तो वो आपके हाथों पर एक ब्लू इंक लगाते हैं और आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड वापस करते हैं और वोटिंग का कार्ड जो होता है वो भी देते हैं। उसके साथ आपको अंदर जाकर ईवीएम मशीन में बटन प्रेस करने के लिए कहते हैं। आप जाते हैं अंदर और एक सीक्रेट रूम होता है और सीक्रेट रूम में ईवीएम मशीन रखा रहता है। वहाँ कोई भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा नहीं होता है या कोई भी अदर पर्सन खड़ा नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं और वो ईवीएम मशीन होती है। बस आपको क्या करना होता है, एक बटन प्रेस करना होता है। जिस भी पार्टी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पार्टी का लोगो, उस पार्टी से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम और उस पार्टी का नाम उस मशीन पे अलग अलग लिखा हुआ होता है। आपको जिसे भी सेलेक्ट करना है आप उसके नाम के सामने वाला बटन प्रेस करेंगे तो एक बीप बजती है। वो जैसे ही वो बीप बजती है इट मीन्स आपका वोट पड़ गया, मतलब आपने वोट दे दिया। ये जो वोट देने के लिए जो बीप बजती है या वोटिंग मशीन पे जो नाम लिखा होता है ये पूरी मशीन को ईवीएम मशीन कहा जाता है, जो कि आज के डेट में हम लोग इलेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और इस मशीन से किए गए इलेक्शन को हम ये मानते हैं कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडाइज इसके थ्रू नहीं किया गया है।
प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन इलेक्शन। इलेक्शन होता है तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस के होते हैं? स्टार्ट कैसे होता है इलेक्शन? इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला पॉइंट है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट्स फॉर द इलेक्शन। सबसे पहले द प्रेसिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इशूज द ऑर्डर ऑफ नोटिफिकेशन by which he calls upon the people of the country to elect their representative to constitute new Lok Sabha or state legislative. The whole program is checked out by the election commission. सबसे पहले जो सरकार जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक डेट इशू करते हैं और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन के लिए उन सभी को इनवाइट करते हैं, उन सभी को बुलाते हैं और उन सभी से इलेक्शन की डेट उन्हें बताते हैं कि इस डेट कौन सी डेट को हम लोग इलेक्शन करवाएंगे, कब करवाएंगे अपने न्यू लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के लिए। और ये सारे प्रोसेस की देखरेख कौन करता है? इन सारे प्रोसेस की देखरेख इलेक्शन कमीशन करता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। एट द टाइम ऑफ election, different political parties select their candidates who can win them seats. The candidate should be citizen of India who is the voter and has attained the age of 25 years, and he must not be a government servant. The candidates can also contest election without the support of any political party. Such candidates are called independent candidates. See, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में क्या करते हैं? अलग अलग जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो अलग अलग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट करने के लिए। जो भी कैंडिडेट होता है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और उसके साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉमिनेशन एंड सिक्योरिटी। नॉमिनेशंस मतलब कौन कौन सी पार्टी ने अपने कौन कौन सी पार्टी इलेक्शंस के लिए खड़ी हो रही है या उनके साथ में कौन सा उनके रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में कौन सा नेता, कौन सा व्यक्ति खड़ा हो रहा है, ये देखने का। द कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स एंड साइन देम प्रॉपरली। बिसाइड दैट एवरी कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी along with their papers. The candidate who can secure 1/6 of total number of votes polled do not get their security money back. जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स साइन करके प्रॉपरली सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास और इसके साथ साथ वो कुछ डिपॉजिट मनी भी सबमिट करते हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन के पास। अगर कैंडिडेट 1/6 जितने भी टोटल वोट्स पड़े उसका 1/6 पार्ट अगर वो गेन कर पाते हैं, वोट उनके नाम पर आता है तो उनके जो मनी होती है वो रिटर्न हो जाती है और अगर नहीं आ पाया तो वो जो सिक्योरिटी मनी होती है वो उन्हें रिटर्न नहीं होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अलॉटमेंट ऑफ सिम्बल्स। द इलेक्शन कमीशन अलॉट द सिंबल ऑफ ईच कैंडिडेट एंड द सिम्बल्स आर देयर printed on the ballot paper or in electronic voting machine so that even the illiterate people who can't read can cast their votes by seeing these symbols. For casting the votes, the rubber stamp is used by the voter to depict his choice on EVM. The national parties have their permanent symbols and other parties and independent candidates are given symbols by the election commission. जो इलेक्शन कमीशन होती है, जब नॉमिनेशन फाइल हो गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करती है, सभी पार्टीज़ को सभी नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को उनका सिंबल इशू करती है और उनके जो सिंबल्स होते हैं वो बैलेट पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर भी प्रिंट होकर के आ जाते हैं।
अब सिंबल्स क्यों प्रिंट होते हैं? सिंबल्स इसलिए प्रिंट करवाते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पार्टी का नाम शायद पढ़ना ना आए, तो वो फिगर मतलब उनका जो सिंबल है उस सिंबल को देखकर वो अपना वोट दे सके। और जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं उनके सिंबल्स परमानेंट होते हैं, जैसे बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी है ना, इन लोगों के जो सिंबल्स हैं ये परमानेंट हैं, ये सालों से सेम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। मगर जो अदर पार्टीज़ होती हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस इलेक्शन के लिए अपना नाम इनरोल कराते हैं, उन कैंडिडेट्स को या उन पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन अपना सिंबल इशू करती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो। Every party or candidate issue a document for the people before general election. This document for the disposal of public is called he election manifesto. These declarations comprise the policy and programs of the party when it comes to the power. It is for the convenience of public to make up their mind for casting the vote of favorite candidate. See, नॉमिनेशंस हो गए, अब सिंबल्स इशू हो गए। अब क्या, इलेक्शन होने से पहले हर पार्टी को अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो देना होता है, जिसमें वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उनके द्वारा वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बताते हैं वो अपने जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में करने वाले हैं। जैसे कि अगर मान लो जिस भी पार्टी की सरकार इलेक्शन के बाद बनेगी, वो क्या क्या करेगा, वो आगे चलकर नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस लाएगा देश में या स्टेट में, या फिर लोगों के लिए वो क्या करेगा, तो वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे पॉलिसीज़ वो उस डॉक्यूमेंट में लिखकर इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करेगा। एक तरीके से ये पब्लिक को कन्विंस करने का तरीका है कि लोग आपसे कन्विंस हो जाएं और आपको ही वोट दें। ठीक है। आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेनिंग क्या होती है? सी, इलेक्शन कैंपेनिंग मतलब इलेक्शन का जो नॉमिनेशन फाइल किया गया, सिंबल्स इशू है, इससे इलेक्शन की डेट्स कुछ महीने बाद की होती है, जैसे 1 महीने या 2 महीने बाद की डेट इलेक्शन कमीशन ने इशू करी। तो ये जो टाइम पीरियड होता है बीच का, इस टाइम पीरियड में सारे पार्टीज़ के पास ये राइट होता है कि वो अपने बारे में लोगों को बताएं। क्योंकि जैसे कि जो बड़ी पार्टीज़ है, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनको तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर जो कोई नई पार्टी अगर खड़ी हो रही है, ठीक है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो हम उनके बारे में कैसे जानेंगे? कौन है वो, उनका सिंबल क्या है, उनका मोटो क्या है इलेक्शन में खड़ा होने का? तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इलेक्शन कमीशन पार्टीज़ को ये राइट देती है ये कि वो अपनी कैंपेनिंग कर सके, अपना प्रचार जो होता है ना, प्रचार कर सके। तो प्रचार करने के लिए हम क्या क्या मेथड का इस्तेमाल करते हैं? होल्डिंग द पब्लिक मीटिंग बाय कैंडिडेट्स, मतलब लोगों के साथ अलग अलग तरह की मीटिंग क्रिएट करना। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग भाषण दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, तो ये एक तरीके की मीटिंग है। ठीक है, लोगों को बुलाकर अपने बारे में बताना कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी पार्टी का नाम है बीजेपी है या कांग्रेस है, या हमारी पार्टी का सिंबल ये है, या हमारी पार्टी आप अगर जो है सत्ता में आ जाएगी, हमारी पार्टी जो है सत्ता में आने के बाद क्या क्या काम करेगी, हमारा जो मैनिफेस्टो था, वो सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम हम कैसे करते हैं? लोगों को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, और फिर ये सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाते हैं। पेस्टिंग पोस्टर्स ऑन द वॉल। आपने देखा होगा कि जैसे ही इलेक्शन का समय आता है, लोग दीवालों पर
पोस्टर्स लगाते हैं, अपने कैंडिडेट का नाम, उनका फ़ोटो, उनकी सिंबल, ये सारी चीज़ें, और अलग अलग स्लोगन्स भी लगाते हैं ताकि लोगों को उनके स्लोगन से लोग याद रखें। इसके साथ पुटिंग अप अ लार्ज एंड स्मॉल होर्डिंग ऑन द रोड्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, जो सड़कों के किनारे किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। कॉर्नर मीटिंग इन द अर्बन एरियाज़, छोटे छोटे मीटिंग्स किए जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, गाँवों में जाकर लोगों को कन्वेंस करना। पुटिंग अप बैनर्स एंड डोर टू डोर अपियर बाई कैंडिडेट्स, कई बार तो जैसे जैसे वोटिंग इलेक्शन का समय नज़दीक आता है, लोग डोर टू डोर जा कर के अपना कैंपेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लोग डोर टू डोर जा कर के लोगों से मिलते हैं, अपने बारे में बताते हैं या अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, और ताकि जो जनरल जनता है, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो उस कैंडिडेट को समझ सके, वो उस कैंडिडेट को जाने कौन है, क्या करना चाहते हैं, किस मोटो के साथ सरकार सत्ता में आना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को जब तक जनरल लोग नहीं जानेंगे, वो वोट कैसे देंगे आपको। जब आप उनको अपने बारे में बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो ये कैंपेनिंग के थ्रू डोर टू डोर जा कर के भी बताया जाता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट, कई बार टीवी पर बहुत सारे जो नेशनल पार्टीज़, बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, वो लोग टीवी में ऐड के थ्रू या रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, या टीवी पर बड़े बड़े एड्स दिखाते हैं, जिसके थ्रू लोगों को ये पता चले कि बीजेपी नाम का भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कांग्रेस नाम की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस साल इलेक्शन में खड़ी हुई है, हमें उनको भी वोट देना है, मतलब हम उन्हें भी वोट दे सकते हैं। लेकिन ये जो पूरे टेलीकास्ट और ये जो भी कैंपेनिंग होती है ना, वो वोटिंग से 48 आवर्स पहले ख़त्म कर दी जाती है, क्योंकि 48 आवर्स के बाद वोटिंग है, तो उसके 2 दिन पहले से ये वोटिंग वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। इसे आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता जैसे ही लागू हुई, उसके बाद आप किसी भी तरीके का प्रचार अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज काउंटिंग ऑफ वोट्स। Counting of vote. The Election Commission deploys several officers for the purpose of counting votes. After the declaration of results, every winning candidate is given a certificate by the returning officer so that he could take oath with this. जो इलेक्शन कमीशन होती है, जब वोटिंग एक बार कंप्लीट हो गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट की काउंटिंग करती है। मतलब जो भी ये EVMs होते हैं ना सारे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को लगाए जाते हैं वोटिंग करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है वहाँ पर। ठीक है। और जब वोटिंग चल रही होती है, तो उस टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे जो भी कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, वो लोग सभी वहाँ वोटिंग जहाँ पर हो रही होती है, उस हॉल के बाहर वेट कर सकते हैं। उनको अलाउ रहता है ये देखने का कि किसी भी तरीके की चीटिंग या किसी भी तरीके की किसी का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखने का अधिकार उन्हें रहता है। और लेकिन हॉल के बाहर से वो देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की चीटिंग या भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, तो जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसे एक तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको वो ओथ के रूप में बाद में यूज़ करता है, जिसमें वो ये ओथ लेता है कि किस तरीके, जो भी उसने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, या जो भी इंडिया के राइट्स हैं या इंडिया के जो ड्यूटीज़ हैं, उन सभी को वो पूरी तरीके से फॉलो करेगा। ये सारी चीज़ें उस ओथ में लिखी हुई होती हैं। Our next point is political parties. A political party is an association of the like-minded people or person who have the same ideology, opinion on social, economic and political activities. The objective of every political party is to win as many seats as possible to form the government.
पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ये एक तरीके का एसोसिएशन है जिसमें एक जैसे सोच विचारधारा वाले लोग रहते हैं। जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स है ना, सारे क्लासमेट्स तो सभी हैं, लेकिन उसमें क्या है, गर्ल्स अलग ग्रुप में है और बॉयज़ अलग ग्रुप में। क्यों? क्योंकि गर्ल्स की थिंकिंग, उनकी सोच, उनके विचार एक थोड़ा अलग है, और बॉयज़ की सोच, बॉयज़ की थिंकिंग थोड़ा अलग है। गर्ल्स छोटी छोटी चीज़ें, गेम्स, इंडोर गेम्स खेलना पसंद करती हैं, और बॉयज़ आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो ये दो अलग अलग ग्रुप है ना। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लेकिन एक पार्टी में वही लोग होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होती है। वो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो। The objective of every political party is to win as many seats as possible to form the government. हर पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स को वो जीत सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट को वो अपने पार्टी को दिला सके, जिससे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, गवर्नमेंट बना सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत अलग अलग तरह की पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? इफ़ अ कंट्री इज़ गवर्न्ड बाय वन पार्टी ओनली विदाउट एनी अदर कंपीटिंग पार्टी इज़ कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। अगर कोई देश ऐसा है जहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी वर्क कर रही है, तो ऐसे देश में ऐसे पार्टी को सिंगल पार्टी या वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। इस ऐसे देश में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम लागू है। द वोटर्स डू नॉट हैव चॉइस इन सच अ पार्टी सिस्टम। ऐसे पार्टी सिस्टम में वोटर्स के पास किसी भी तरीके का चॉइस नहीं होता है, क्योंकि वोटिंग के लिए सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पर उस कंट्री में गवर्नड है, उस कंट्री में चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टू पार्टी सिस्टम। ऐसी पार्टी ऐसा देश जहाँ पर दो पार्टीज़ के बीच में किसी एक को चुनना होता है, ऐसे देश में हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम लागू है। जैसे कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। वहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टीज़ हैं, वहाँ पर दोनों में से कोई एक ही पार्टी विन करती है जब भी इलेक्शंस होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? As far as political scenario of India is concerned, there is an era of multi-party system. हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर सिंगल पार्टी का कोई मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ पर कई अलग अलग पार्टीज़ हैं, बहुत सारे पार्टीज़ हैं जिनका नाम आप जानते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ के बारे में, बहुत अलग अलग पार्टीज़ हैं। और यहाँ पर दो पार्टी भी नहीं है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो मिल करके अपना एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और द लास्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। Today there is a multiple party system in India since it has a large number of political parties in which some of them are big and some of are small parties. There are two types of parties in India, that is national party and the regional party. See, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम लागू है, और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारे बड़े पार्टीज़ हैं, बहुत सारे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन इंडिया में बेसिकली दो तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट एक होता है नेशनल पार्टी, दूसरा होता है रीजनल पार्टीज़। पर नेशनल पार्टीज़ के अंदर बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इफ़ अ पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन हैविंग इट्स बेस इन 4 और मोर स्टेट इज़ कॉल्ड नेशनल पार्टी और ऑल इंडिया पार्टी। एग्जाम्पल बीजेपी या कांग्रेस। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ हैं
जो जिनका चार या चार से ज़्यादा स्टेट्स में कंट्रोल है, ऐसे पार्टी को हम नेशनल पार्टी या ऑल इंडिया पार्टी कहते हैं, जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस। ठीक है। तो लास्ट क्या है, रीजनल पार्टीज। द पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव देयर इन्फ्लुएंस इन 1 or 2 states आर डिक्लेयर्ड एज रीजनल पार्टीज। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जिनका 1 या 2 स्टेट में ही मेजॉरिटी है, ऐसे पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ कहा जाता है। जैसे शिरोमणि अकाली दल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल पार्टी इन इंडिया। शिरोमणि अकाली दल जो है एक पुरानी और सबसे पुरानी रीजनल पार्टी है इंडिया की। होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।